तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन बाइबिंग के साथ में रिसर्च को कंटिन्यू रखने के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब हमारे पास में केवल यही एक तरीका है जिसके मदद से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और इस तरह से हम इसके तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाइबिंग उससे कहती है कि वैसे तो मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत बुरी हूँ और इसी वजह से मैं आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि जो भी हो रहा है वह पूरी तरह से सही है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर को लीड करो। तब इसकी बात सुनकर बाइबिंग उससे पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं तो अभी आपके साथ में रहकर बहुत सारी चीजों के बारे में सीख रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप इसके बारे में ऐसा डिसीजन क्यों लेना चाहते हैं। जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि मैं अपने आप को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर बाइबिंग उससे पूछती है कि क्या यह सब लियू शियान के लिए है। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम अभी लियू शियान के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती, क्योंकि तुम्हें देखने से ऐसा लगेगा कि लियू शियान सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ वो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आती होगी, लेकिन असल में बात ऐसी है कि वो अंदर से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके पास में अंदर से सेल्फ स्टीम की बहुत ज्यादा कमी है और इसके अलावा उसका सबसे बड़ा विश यह है कि वो मेरे साथ में बराबरी के जैसे खड़ा रहे, इसीलिए मैं उसे अपने सामने नीचे कैसे दिखा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों को सुनकर बाइबिंग पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर वो सोचने लगती है कि इसी वजह से लियू शियान जैसे ही टीम की कैप्टन बनी थी, तब उसके बाद से सिंगजुन ने अपने असली पावर को दिखाना बंद कर दिया। इसके अलावा सभी को लगता है कि गुमैन और लियू शियान बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो कहने लगती है कि सिंगजुन तो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है और आज तक मैंने इसके जैसा कोई भी इंसान नहीं देखा था। लेकिन तभी सिंगजुन उससे कहता है कि अब हमें अपने बॉटम लाइन के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें बिलियंस के स्पिरिचुअल स्टोर में बात करनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तुम्हें जियांग टियान्यून आइलैंड और उसके वर्कशॉप के बारे में बात करनी है, ताकि इस तरीके से भी हम 1 लाख क्राफ्टमैन को फ्री में ट्रांसफर कर सकें। इसके बाद वो उससे कहता है कि तीसरे नंबर पर तुम्हें मिलिट्री के बारे में बात करनी है और उनसे कहना है कि वे लोग हमारे ही प्रोड्यूस किए गए एरो को खरीदेंगे। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर बाइबिंग भी हैरान हो गई होती है और फिर वो सिंगजुन से कहती है कि आखिरकार वे लोग हमें इतना ज्यादा बेनिफिट कैसे दे सकते हैं। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि वे लोग किसी तरह से मुझे केवल फेमस क्राफ्टमैन को दे दें। तब इस पर बाइबिंग उससे कहती है कि हमें तो शार्प गोल्डन एरो को बनाना है, लेकिन क्या इसके लिए आप केवल ऐसे ही लोगों को कलेक्ट करना चाहते हैं। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि फ्यूचर में हम अलग अलग तरह के और भी इन्वेंशन करने वाले हैं, जिसके वजह से अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो इसे कौन बनाएगा। तब इसकी बात सुनकर बाइबिंग उससे कहती है कि मैं इसके बारे में समझ गई। इसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि यह चियान कुनवल पूरी तरह से र्यून से भरा हुआ है, जिसके वजह से इसके एलाइट लेवल वाले जितने भी रिसोर्स हैं वे सभी टियान्यून आइलैंड में हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइबिंग भी अब इसके बारे में पूरी तरह से समझ गई थी और फिर इसीलिए वो सिंगजुन से कहती है कि मैं इसके बारे में उनके साथ में फ्रेंडली तरीके से नेगोशिएट करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे मिलिट्री डिपार्टमेंट के पास में इसके बारे में बात करने के लिए आ गए थे, लेकिन असल में वे लोग इसके लिए इनको बहुत ही कम कीमत दे रहे होते हैं। जिस पर बाइबिंग उस कमांडर से कहती है कि तुम तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो, लेकिन जब इसके बाद भी वो कमांडर इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता, तब इस पर बाइबिंग उससे कहती है कि हम इस डील को 100 बिलियन में फाइनल कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कमांडर इनको 100 बिलियन देने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसी के साथ साथ वो इनको टियान्यून आइलैंड और उसके सभी क्राफ्टमैन को भी इसे दे देता है और फिर इसी के साथ साथ वो इनको टियान्यून आइलैंड को भी देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो बाइबिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी हो तब उसके बाद हम तुम्हारे बायुन कॉमर्स चैम्बर से एरो को खरीदेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनके सामने एक कंडीशन भी रखना चाहता था, जिसके बारे में सुनकर बाइबिंग उससे पूछती है कि यह कंडीशन क्या है। तब इस पर वो कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें एरो से जो भी प्रॉफिट होगा उसके 50% हिस्से को तुम्हें मेरे साथ में शेयर करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन बाइबिंग से इसके कंडीशन को मान जाने के लिए कहता है और फिर इसीलिए बाइबिंग भी इसके कंडीशन को मानने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो कमांडर भी काफी खुश हो गया था और अब इस तरह से वो भी इनके साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन जैसा चाहता था उसने वैसा करा लिया था और फिर इसके बाद वो लियू शियान से बात करने के लिए उसके पास में जाता है। फिर वो लियू शियान से कहता है कि तुमने जिस आर्मी के लिए मेरे साथ में प्रॉमिस किया था अब वह लगभग पूरी तरह से रेडी है। तब इसकी बात सुनकर एक्सट्रीम को एम्परर उससे कहती है कि यह तो सही है, लेकिन असल में इसे आज से 6 महीने पहले इस्टेब्लिश किया गया था और इसी वजह से अभी भी इसके बारे में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कि मैं भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। तब इसकी बात सुनकर सिंगजुन उससे पूछता है कि आखिरकार यह किस तरह का
प्रॉब्लम है जिसे कि खुद एक्सट्रीम कोल एम्परर भी इतने समय से सॉल्व नहीं कर पाई। तब इस पर एक्सट्रीम कोल एम्परर उससे कहती है कि यह एक तरीके का एक स्पेशल सिचुएशन है जिसके 2 सेंटेंस को मैं क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसीलिए वो उससे कहती है इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है कि मैं तुम्हें लियू शियान को यहाँ से लेकर जाने दूं, और क्या तुम इसके बदले तुम मुझे इस आर्मी को दे सकते हो जो कि तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंग यून लियू शियान को लेकर यहाँ से निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसके सामने एक छोटी सी आर्मी होती है जो कि सिंग यून को देखते ही उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से हमें हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल से डिमोट कर दिया गया, लेकिन आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो जबकि तुम तो अभी केवल यिन यांग रिल्म में हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके बारे में गलत तरीके से बात करने लगे थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम तो केवल एक लेडी के भरोसे जीतते आ रहे हो। लेकिन अब इनकी ऐसी बात सुनते ही सिंग यून अपने पावर का यूज करके इनको पीछे धकेल देता है और फिर उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम असल में कोई भी वॉरियर्स नहीं हो, बल्कि तुम तो केवल एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो कि केवल मारने के बारे में जानता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसके बात के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और फिर उससे कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हमें किसी औरत का काइंडनेस चाहिए, और इस तरह से वे इसके साथ में काम करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंग यून भी अब इसके बारे में उनसे कोई बात नहीं करता और फिर वो लियू शियान को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लियू शियान उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या है। तब इस पर सिंग यून उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहना जिनके दिल के अंदर पूरी तरह से घमंड भरा हुआ है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पास में एक्सट्रीम कोल एम्परर का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उसने कंपनसेट के बदले मिलिट्री डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेट किया और इस तरह से उसने उनको इसकी बात मानने के लिए मना लिया है और इसीलिए सिंग यून अब अपने हिसाब से 1000 लोगों की एक आर्मी को क्रिएट कर सकता है। तब इसके बारे में सुनते ही सिंग यून कहता है कि अगर मैं अपने हिसाब से कोई आर्मी को बना सकता हूँ तब इस तरह से मुझे लगता है कि शुरुआत में वह तो थोड़ी सी कमजोर होगी, लेकिन अगर इसके बाद भी मैंने उसे सही तरीके से ट्रेन कर दिया तब इस तरह से मैं उसे एलाइट लेवल के जितना पावरफुल बना सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए एक्सट्रीम कोल एम्परर को थैंक यू कहता है, जिस पर लियू शियान उससे पूछती है कि मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया और आखिरकार तुम सोल्जर को रिक्रूट कहाँ से करने वाले हो। तब इस पर सिंग यून उससे कहता है कि अगर हम टियानयुन आइलैंड को गार्ड कर रहे हैं तब उसके बाद ऐसे कंडीशन में हमें सोल्जर को वहीं से चूज करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वह तो उनका ही घर है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि सिंग यून एक नए जगह पर आ गया था जो कि असल में एक बहुत ही दूर की लोकेशन होती है और इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा नॉइज भी क्रिएट हो गया तब उसके बाद भी उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि सिंग यून एक पिलर के सामने आता है जहाँ पर कि कोई दूसरा नाम लिखा हुआ था, इसीलिए सिंग यून तुरंत इस पर अपने पावर का यूज करके इस पर अपना नाम लिख देता है और फिर इसके बाद वो इसके ऊपर आकर खड़ा हो गया था। फिर वो चारों तरफ के नजारे को देखते हुए कहता है कि अब टियानगोंग आइलैंड मेरा होगा और अब यही जगह मेरे नए करियर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और फिर इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।